हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजीत कुमार। स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल सारण में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड है। दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है आपके पिछले 10 वर्षों में बहुत सारे एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपना आंसर स्कोर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, ये बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय भी दूंगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। दोस्तों, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मणगुप्त सही है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा हम कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, ब्राह्मणगुप्त गुप्तोत्तर कालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्राह्मण सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी न्यूटन। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे को की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं, विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। कणों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर पहला ए न्यूटन। देखिए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार दो पिंड के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात उन्होंने बताया कि एफ बराबर जी इंटू M1 इंटू M2 बट्टा में आर का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एफ आप देख रहे हैं, ये है बल। M1 जो है आपका पहले पिंड का द्रव्यमान, M2 है दूसरे पिंड का द्रव्यमान, R है दोनों पिंडों के बीच की दूरी और G जो है आपका ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो रह सकते क्योंकि। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर पहला ए गुरुत्व नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्री को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर हो जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है वहां से एक शिव छोड़ा जाता है तो वह। दोस्तों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेव अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी से गतिमान होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। देखिए दोस्तों, गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखाएं उसके तल से होकर गुजरती है,
तभी तक पिसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसलिए झुकी हुई मीनार तभी तक नहीं गिरी है। ऐसा माना जाता है कि मीनार की ओर अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी, तब यह गिर पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता हुआ होता। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर सी अब जितना है उसका चौथा भाग होता। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी अपरिवर्तित। देखिए दोस्तों, आदर्श परिस्थितियों में किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लकड़ी, लोहे, मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है। देखिए दोस्तों, इसका है आंसर आपका ऑप्शन नंबर, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। देखिए, किसी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है और उसका भार दो चीज़ों पर निर्भर करता है, पहला गुरुत्व बल और दूसरा पिंड पर लगने वाला उपेक्ष बल। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का भार होता है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर अधिक। ठीक है, देखिए किसी वस्तु का द्रव्यमान एक स्थिर राशि है जबकि भार पृथ्वी पर वस्तु की स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर वस्तु का भार अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। भार में यह परिवर्तन पृथ्वी की आकृति तथा पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के परिणाम स्वरूप होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारहीनता होती है। दोस्तों इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। देखिए दोस्तों, भारहीनता वह अवस्था है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल की ओर लगने वाला बल से संतुलित हो जाए। हम जानते हैं कि पिंड का भार W बराबर mg होता है, जहां m वस्तु का द्रव्यमान और g जो है गुरुत्वीय त्वरण है। यदि ऊपर की तरफ अपेक्षित वस्तु का त्वरण गुरुत्वाकर्षण को संतुलित कर दे तो W बराबर m इंटू G1 प्लस G2। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय अभिमुख बल। ठीक है, केंद्रीय अभिमुख बल ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही है, बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला ए। ठीक है, जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है? दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी लोलक के लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि? देखिए दोस्तों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण घड़ी जो है गर्मी में सुस्त पड़ जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक आवर्तकाल। देखिए दोस्तों, अगर लड़की खड़ी हो जाएगी तो उसका आवर्तकाल जो है आपका कम हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक की प्रभावी लंबाई जो है कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पेंडुलम घड़ी तेज गति से चल सकती है? दोस्तों इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी शीतकाल में। ठीक है, देखिए पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्त पथ तथा आवर्तकाल घट जाता है, जबकि ग्रीष्म काल में इसका आवर्त पथ तथा आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्म काल में धीरे चलती है और वह सुस्त हो जाती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का पलायन वेग है 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 21 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों बता दूं कि इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। देखिए दोस्तों, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पृथ्वी का पलायन वेग आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, इस पर गैस अणु का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेगों से कम होता है। देखिए दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 कितना दोस्तों 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है तथा धरती पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणु का वेग ज़्यादा होने के कारण वे वहां से पलायन कर जाते हैं, इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।